हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 के इकोनॉमिक्स से चैप्टर 2 के प्रश्नों का उत्तर, जिसका शीर्षक है भारतीय अर्थव्यवस्था। पाठ का पहला प्रश्न है योजना को परिभाषित कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा। योजना इसकी व्याख्या करती है कि किसी देश के दुर्लभ संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार किया जाए ताकि देश के आर्थिक विकास को गति दी जा सके। योजना इसकी व्याख्या करती है कि देश के संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए। पाठ का दूसरा प्रश्न है, भारत ने योजना को क्यों चुना? इस प्रश्न का उत्तर है, अंग्रेजों ने भारत को विभाजन की समस्या के साथ एक स्थिर और खोखली अर्थव्यवस्था के रूप में छोड़कर चले गए। सकल घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय बहुत कम थी और बेरोजगारी बहुत अधिक थी। औद्योगिक विकास न के बराबर था। भारतीय अर्थव्यवस्था गतिहीन तथा पिछड़ी अर्थव्यवस्था थी। कृषि जीवन निर्वाह का मुख्य साधन था। अर्थव्यवस्था मुख्यतः मांग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों पर आधारित थी। इसलिए भारत ने योजना को चुना, क्योंकि इससे यह पता चलता है कि राष्ट्र में, देश में उपलब्ध संसाधनों का कुशलतापूर्वक और आर्थिक रूप से कैसे उपयोग किया जाए ताकि आर्थिक विकास की दर को गति प्रदान किया जा सके। पाठ का तीसरा प्रश्न है, योजनाओं के लक्ष्य क्या होने चाहिए? इसका उत्तर इस तरह से होगा, कोई भी योजना बिना विशिष्ट और सामान्य लक्ष्यों के बनाना अर्थहीन है। हर योजना में विशिष्टता के कुछ लक्ष्य होना आवश्यक होता है। एक छात्र तक जब परीक्षा की तैयारी तक की योजना बनाता है तो उसके भी कुछ विशिष्ट लक्ष्य होते हैं, जैसे कब तक एक विषय को समाप्त करना है। तो हम बिना विशिष्ट लक्ष्यों के राष्ट्रीय योजनाओं के बारे में कैसे सोच सकते हैं? निश्चित रूप से योजनाओं के लक्ष्य होना जरूरी है। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य हैं समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, समानता और रोजगार। पाठ का चौथा प्रश्न है, चमत्कारी बीज क्या होते हैं? उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीजों को ही चमत्कारी बीज कहते हैं। इसको HYV भी कहा जाता है, जो सामान्य गुणवत्ता के बीज की तुलना में बेहतर होती है। इस प्रकार के बीज स्वस्थ और अधिक फसल उत्पादन करने के लिए बीजों की एक बेहतर विकल्प के रूप में माना जाता है। इन बीजों की एक और विशेषता होती है, वो यह है कि इन बीजों को सिंचाई की कम जरूरत होती है। इन बीजों को भारत की हरित क्रांति में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और पांचवा प्रश्न है, विक्रय अधिशेष क्या होता है? इसका उत्तर इस तरह से होगा, किसानों के द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया अंश विक्रय अधिशेष कहलाता है। पाठ का छठा प्रश्न है, कृषि क्षेत्र में लागू किए गए भूमि सुधार की आवश्यकता और उनके प्रकारों की व्याख्या करो। इसका उत्तर इस तरह से है, देश की लगभग 85% जनसंख्या उस समय जो गांवों में बसी थी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के माध्यम से अपना रोजी रोटी कमा रही थी। परंतु फिर भी कृषि क्षेत्र में न तो समृद्धि हुई और न ही समता रही। इन सभी कारणों से भूमि सुधार की आवश्यकता पड़ी। देश में कृषि क्षेत्र में बिचौलिए यानी मिडिल मैन का खात्मा किया गया। वास्तविक कृषकों को ही भूमि का मालिक बनाया गया, स्वामी बनाया गया। किसी व्यक्ति की कृषि भूमि के स्वामित्व की अधिकतम सीमा का निर्धारण किया गया। नई तकनीक के प्रयोग पर बल दिया गया। पाठ का सातवां प्रश्न है, हरित क्रांति क्या है? इसे क्यों लागू किया गया और इससे किसानों को कैसे लाभ पहुंचा? संक्षेप में व्याख्या कीजिए। उत्तर इस तरह से है, हरित क्रांति का मतलब उच्च पैदावार वाले किस्मों के बीजों के प्रयोग से है, विशेषकर गेहूं तथा चावल उत्पादन में वृद्धि से। इसे इसलिए लागू किया गया क्योंकि स्वतंत्रता के समय देश की 75% जनसंख्या कृषि पर आधारित थी। भारत की कृषि मानसून पर आधारित थी, निर्भर था। यदि मानसून का स्तर कम होता तो किसानों की कठिनाई बढ़ जाती, क्योंकि उन्हें सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। यह सुविधा कुछ ही किसानों के पास थी। उच्च पैदावार वाले किस्मों के बीज जो HYV के प्रयोग से खाद्यान्न के उत्पादन में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि हुई। हरित क्रांति के कारण कृषि क्षेत्र
कृषि क्षेत्र में वृद्धि हुई, जैसे पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों, कीटनाशकों तथा निश्चित जल आपूर्ति, नई तकनीक आदि का एक साथ प्रयोग होने लगा। हरित क्रांति प्रौद्योगिकी के प्रसार से खाद्यान्न उत्पादन में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई, विशेषकर गेहूं और चावल में। भारत ने अनाज में आत्मनिर्भरता तथा आत्मविश्वसनीयता प्राप्त की। पाठ का 8वां प्रश्न है, योजना उद्देश्य के रूप में समानता के साथ समृद्धि की व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर इस तरह से है, केवल समृद्धि द्वारा ही जन सामान्य के जीवन में सुधार नहीं किया जा सकता। किसी देश में उच्च समृद्धि दर और विकसित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग होने के बाद भी अधिकांश लोग गरीब हो सकते हैं। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आर्थिक समृद्धि यानी आर्थिक विकास के लाभ देश के गरीब लोगों को भी सुलभ हो सके, केवल धनी लोगों तक सीमित न रहे। अतः समृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता के साथ साथ समानता भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। प्रत्येक भारतीयों को भोजन, अच्छा आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर पाने में समर्थ होना चाहिए और धन संपत्ति के वितरण की असमानताएं भी कम होनी चाहिए। हमारी योजना का यही उद्देश्य होना चाहिए। कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार आय की समानता समृद्धि में बाधक है, क्योंकि इससे काम करने की प्रेरणा में कमी आती है। इसके अलावा आय की समानता से देश का उपभोग स्तर बढ़ जाता है तथा बचत स्तर कम हो जाता है। उपभोग अधिक होगा तो बचत कम होगी, बचत कम होने से निवेश के लिए धन की कमी होगी, जिससे अर्थव्यवस्था की समृद्धि दर में कमी आएगी। पाठ का 9वां प्रश्न है, क्या रोजगार सृजन की दृष्टि से योजना उद्देश्य के रूप में आधुनिकीकरण विरोधाभास उत्पन्न करता है? व्याख्या कीजिए। प्रश्न का उत्तर में आपको व्याख्या करना है। तो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादकों को नई टेक्नोलॉजी अपनानी पड़ती है। जैसे किसान पुराने बीजों के स्थान पर नई किस्म के बीजों का प्रयोग कर खेतों की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार एक फैक्ट्री नई मशीनों का प्रयोग करके उत्पादन बढ़ा सकती है। नई टेक्नोलॉजी को अपनाना ही आधुनिकीकरण कहलाता है। आधुनिकीकरण के जरिए नई नई मशीनों का प्रयोग बढ़ाया जा सकता है, जिससे विनिर्माण एवं कृषि क्षेत्र में श्रमिकों के स्थान पर मशीनें ले लेती हैं। अर्थात रोजगार के अवसर इन क्षेत्रों में कुछ घटने लगते हैं, किंतु यह जो प्रभाव होता है वो अल्पकालीन होता है। आधुनिकीकरण द्वारा उत्पादन में वृद्धि होती है, आय बढ़ती है और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की मांग सृजित होती है। इस मांग को संतुष्ट करने के लिए नई नई वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जिसके कारण रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होने लगते हैं। उपभोक्ता वस्तुओं एवं पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन का विस्तार होता है, नए नए उद्योगों की स्थापना होती है और द्वितीयक उद्योगों के विस्तार के साथ साथ तृतीयक क्षेत्र, बैंक, बीमा आदि का भी विस्तार होता है, जिससे रोजगार में वृद्धि होती है। और इस प्रकार आधुनिकीकरण और रोजगार सृजन दोनों विरोधाभास नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए पूरक हैं। भारत जैसे विकासशील देश के रूप में आत्मनिर्भरता का पालन करना क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर इस तरह से है, भारत जैसे विकासशील देश नियोजन उद्देश्य के रूप में अपनी आत्मनिर्भरता का पालन करना आवश्यक है। इस नीति को विशेषकर खाद्यान्न के लिए अन्य देशों पर निर्भरता कम करने के लिए आवश्यक समझा गया है। यह भी आशंका थी कि आयातित खाद्यान्न, विदेशी प्रौद्योगिकी और पूंजी पर निर्भरता किसी न किसी रूप में हमारे देश की नीतियों में विदेशी हस्तक्षेप को बढ़ाकर हमारी संप्रभुता में बाधा डाल सकती थी। पाठ का 11वां प्रश्न है, किसी अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक गठन क्या होता है? क्या यह आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था के जीडीपी में सेवा क्षेत्रक को सबसे अधिक योगदान करना चाहिए? टिप्पणी कीजिए। इसका उत्तर इस तरह से होगा, एक अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्रों के योगदान को अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक गठन कहा जाता है। यदि किसी अर्थव्यवस्था के जीडीपी में सेवा क्षेत्रक सबसे अधिक योगदान कर रहा है तो इसका अर्थ है कि हमारी अर्थव्यवस्था आर्थिक रूप से विकसित होती है। पाठ का 12वां प्रश्न है, योजना अवधि के दौरान औद्योगिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र को ही अग्रणी भूमिका क्यों सौंपी गई? इसका उत्तर इस तरह से है,
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद योजना अवधि के दौरान औद्योगिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र को अग्रणी भूमिका सौंपने के निम्नलिखित कारण थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के उद्योगपतियों के पास अर्थव्यवस्था के विकास हेतु उद्योगों में निवेश करने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं थी। उस समय बाजार भी इतना बड़ा नहीं था जिससे उद्योगपतियों को मुख्य परियोजनाएं शुरू करने के लिए प्रोत्साहन मिलता। भारतीय अर्थव्यवस्था को समाजवाद के पथ पर अग्रसर करने के लिए यह निर्णय लिया गया कि सरकार अर्थव्यवस्था में बड़े तथा भारी उद्योगों पर नियंत्रण करेगी और देश में क्षेत्रीय एवं सामाजिक विषमता को कम करने के लिए आर्थिक व सामाजिक संकेंद्रण को कम करना आवश्यक था। पाठ का 13वां प्रश्न है, इस कथन की व्याख्या करें। हरित क्रांति ने सरकार को खाद्यान्नों के प्रापण द्वारा विशाल सुरक्षित भंडार बनाने के योग्य बनाया ताकि वह कमी के समय उसका उपयोग कर सके। इसका उत्तर यानी इसका व्याख्या इस तरह से होगा, हरित क्रांति के कारण खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि हुई। आधुनिक तकनीकी के प्रयोग से उर्वरक, खाद, कीटनाशकों तथा HYV बीजों के व्यापक उपयोग से कृषि उत्पादकता प्रति कृषि भूमि उत्पादन में वृद्धि हुई। इसके अलावा बाजार व्यवस्था के विस्तार, मध्यस्थों यानी बिचौलियों की समाप्ति तथा कर्जों की सरल उपलब्धता किसानों को विक्रय अधिशेष प्राप्त करने में सक्षम बनाया है। इन कारणों से सरकार पर्याप्त खाद्यान्न प्राप्त कर सुरक्षित स्टॉक बना सकी जिससे खाद्यान्नों की कमी के समय प्रयोग किया जा सके। सहायकी किसानों को नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने को प्रोत्साहित करती है, पर उसका सरकारी वित्त पर भारी बोझ पड़ता था। इस तथ्य को ध्यान में रखकर सहायकी की उपयोगिता पर चर्चा करें। इसका उत्तर इस तरह से होगा, आजकल कृषि क्षेत्र को दी जा रही आर्थिक सहायकी एक ज्वलंत बहस का विषय बन गया है। हमारे देश के छोटे किसान अधिकांशतः गरीब हैं, अतः छोटे किसानों को विशेष रूप से HYV प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए सहायकी दी जाना आवश्यक है। सहायता के अभाव में वे नई प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं कर पाएंगे जिसका कृषि उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। परंतु कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि एक बार प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का लाभ मिल जाने तथा उनके व्यापक प्रचलन के बाद सहायकी धीरे धीरे समाप्त कर देनी चाहिए, क्योंकि उर्वरक सहायता का लाभ बड़ी मात्रा में प्रायः उर्वरक उद्योगों तथा अधिक समृद्ध क्षेत्र के किसानों को ही पहुंचता है। अतः यह तर्क दिया जाता है कि उर्वरकों पर सहायकी जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इसने लक्षित समूह को लाभ नहीं होता और सरकारी कोष पर अनावश्यक बोझ पड़ेगा। इसके विपरीत कुछ विशेषज्ञों का मत है कि सरकार को कृषि सहायकी जारी रखनी चाहिए, क्योंकि भारत में कृषि एक बहुत ही जोखिम भरा व्यवसाय है। अधिकतर किसान गरीब हैं और सहायकी को समाप्त करने से वे अपेक्षित आगतों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इसका नुकसान यह होगा कि गरीब किसान और गरीब हो जाएंगे। कृषि क्षेत्र में उत्पादन स्तर गिरेगा, खाद्यान्नों की कमी से कीमतें बढ़ने लगेगी, जिससे हम विदेशों से सहायता लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इन विशेषज्ञों का तर्क है कि यदि सहायकी से बड़े किसानों तथा उर्वरक उद्योगों को अधिक लाभ हो रहा है तो सही नीति सहायकी समाप्त करना नहीं है, बल्कि ऐसे कदम उठाना है जिनसे कि केवल निर्धन यानी गरीब किसानों को ही लाभ मिल सके। पाठ का 15वां प्रश्न है, हरित क्रांति के बाद भी 1990 तक हमारी 65% जनसंख्या कृषि क्षेत्र में ही क्यों लगी रही? इसका उत्तर है, भारत में 1950 से 90 की अवधि में यद्यपि जीडीपी में कृषि के अंशदान में तो भारी कमी आई, पर कृषि पर निर्भर जनसंख्या के अनुपात में नहीं। जो 1950 में 67.50% थी, जो 90 में घटकर 64.9% हो गई। इस क्षेत्र में इतनी उत्पादन वृद्धि तो न्यूनतम श्रम के प्रयोग के द्वारा भी संभव थी। फिर भी इस क्षेत्र में इतनी बड़ी संख्या में लोगों को लगे रहने की क्या आवश्यकता थी? इसका उत्तर यही है कि उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को खपा नहीं पाई।
अनेक अर्थशास्त्री इसे 1950 से 90 के दौरान अपनाई गई नीतियों की विफलता मानते हैं। पाठ का 16वां प्रश्न है, यद्यपि उद्योगों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र बहुत आवश्यक रहा है, पर सार्वजनिक क्षेत्र के अनेक उपक्रम ऐसे हैं जो भारी हानि उठा रहे हैं और इस क्षेत्र के अर्थव्यवस्था के संसाधनों की बर्बादी के साधन बने हुए हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की उपयोगिता पर चर्चा करें। यह भली भांति ज्ञात है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम लाभ अर्जन नहीं बल्कि समाज कल्याण के उद्देश्य से संचालित किए जाते हैं। एक संस्था जो लाभ के लिए नहीं बल्कि समाज कल्याण के लिए काम कर रही है, उस पर उपयोगिता को लाभ के आधार पर आंकना गलत है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम लाभ अर्जन न कर रहे हों, परंतु ये उपयोगी हैं, क्योंकि जिसमें पहला है, यह एक मजबूत औद्योगिक आधार का निर्माण करते हैं। दूसरा है, यह सामाजिक और आर्थिक ढांचे के विकास में मदद करता है। तीसरा है, यह पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर केंद्रित करता है और क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देता है। चौथा है, यह सत्ता को कुछ हाथों में एकाग्र होने से रोकता है। पांचवा है, यह आय की असमानताओं को कम करता है। सातवां है, यह औपचारिक क्षेत्र में रोजगार सृजन करता है। आयात प्रतिस्थापन किस प्रकार घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करता है? इसका उत्तर इस तरह से होगा, अंतर्मुखी व्यापार नीति के अंतर्गत अपनाई गई नीति आयात प्रतिस्थापन कहलाती है, जिसमें उन वस्तुओं के आयात पर रोक लगाया जाता है जिसका घरेलू स्तर पर उत्पादन किया जा सकता है। आयात प्रतिस्थापन नीति विदेशी वस्तुओं पर अर्थव्यवस्था के निर्भरता को कम नहीं करती बल्कि घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहित भी करती है। घरेलू उद्योगों को आयातित वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए सरकार विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन तथा लाइसेंसें प्रदान करती है। इससे न केवल घरेलू उत्पाद उद्योगों को स्थिरता बनाए रखने में सहायता मिलेगी बल्कि विदेशी प्रतिस्पर्धा से रक्षा भी करेगी। लाइसेंस के रूप में बाजार में हिस्सेदारी उन्हें घरेलू बाजार में एकाधिकार का दर्जा देती है। एकाधिकार होने के कारण उन्हें अधिक लाभ प्राप्ति होती है। इस प्रकार यदि घरेलू उद्योगों के संरक्षण किया जाए तो समय के साथ प्रतिस्पर्धा करना सीख लेते हैं। पाठ का 18वां प्रश्न है, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में निजी क्षेत्र का नियमन क्यों और कैसे किया गया था? इसका उत्तर है, भारी उद्योगों पर नियंत्रण रखने के राज्य के लक्ष्य के अनुसार औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में लाया गया था। इस प्रस्ताव को द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आधार बनाया गया। इस प्रस्ताव के अनुसार उद्योगों को 3 वर्गों में बांटा गया। प्रथम वर्ग में वे उद्योग सम्मिलित थे जिन पर राज्य का स्वामित्व तथा अधिकार था। दूसरे वर्ग में वे उद्योग शामिल थे जिनके लिए निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के साथ मिलकर प्रयास कर सकते थे, जिनमें नई इकाइयों को शुरू करने की एकमात्र जिम्मेवारी थी राज्य सरकार की। तीसरे वर्ग में वे उद्योग शामिल थे जो निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते थे, लेकिन इस क्षेत्र को लाइसेंस पद्धति के माध्यम से राज्य के नियंत्रण में रखा गया। इस प्रस्ताव में सरकार के लिए ऐसा करना आवश्यक था। इस नीति का प्रयोग पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया। पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को लगाने वाले उद्योगपतियों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रकार के आर्थिक सहायता प्रदान की गई। इस नीति का उद्देश्य क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देना था।